अब दिख रहा है इनिशिएशन वाला? यस सर, अभी दिख रहा है। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। आवाज़ क्लियर है? यस। हाँ, तो कल हमने ये इनिशिएशन देखा था, ठीक है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये साइड में जो डायग्राम दिख रहा है आपको समझ आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ है बाई डायरेक्शनल, है ना। तो बाई डायरेक्शनल जो है उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह वो दोनों तरफ मूव करता है, ठीक है। ये बीच का जो डायग्राम है वो आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और वो दोनों तरफ जो है आपका ड्रॉ करेगा, ठीक है, दोनों तरफ आपका जो है मूव करेगा। और नीचे वाला जो है वो यूनी डायरेक्शनल, अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वो यूनी डायरेक्शनल कहलाएगा, बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जो आपका रेप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनली होता है, दोनों तरफ मूव करता है ना। नेक्स्ट नीचे आपको एक और डायग्राम दिख रहा है जिसमें आपका रेप्लिकेशन फॉर्क बना हुआ है, और सेंटर पे आपका रेप्टिसोम है। तो ये आपका जो बैक्टीरिया में बेसिकली इसी टाइप का होता है, ठीक है, जिसको हम थीटा मोड भी बोलते हैं। बैक्टीरिया में आपका जो बैक्टीरिया में जो आपका रेप्लिकेशन होता है उसको हम थीटा रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें आपका थीटा मोड वाले रेप्लिकेशन में होगा। स्लाइड चेंज हुआ? यस सर। हाँ, अब दिख रहा है इनिशिएशन वाला? यस सर, अभी दिख रहे हैं। तो इनिशिएशन में आपको मैं यही बताना चाहता था कि एक में आपका ये 9 बेस पेयर वाला दिख रहा है, और एक आपका ये 13 बेस पेयर वाला दिख रहा है, ठीक है। तो यही जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जो है इसी में आपका दिख रहा है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसका कॉन्सिक्वेंस सीक्वेंस ये है। कर्सर दिख रहा है मेरा, रेड लाइन वाला कर्सर दिख रहा है, शो हो रहा है? यस सर। हाँ, और ये 9 बेस पेयर का आपका कॉन्सियस सीक्वेंस है, ठीक है। तो 9 बेस पेयर बेसिकली जो है वो 4 टाइम्स होता है, और 13 बेस पेयर जो है आपका 3 टाइम्स होता है ये, ठीक है। तो ये 9 आपका 4 टाइम्स होता है। यहीं पर आपको इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे स्टार्ट होता है, अभी हम सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन देख रहे हैं, ठीक है। तो इनिशिएशन में क्या होगा, सबसे पहले कौन सा प्रोटीन आ रहा है यहाँ पर, डीएनए ए, है ना। डीएनए ए जो है वो एटीपी की हेल्प से कहाँ पर बाइंड करता है, ये 9 मर के पास बाइंड करता है, ठीक है। 9 मर और 13 मर के सेंटर पे बाइंड करता है ना। उसके बाद आपका सेम ये प्रोटीन आ रहा है, ये प्रोटीन आपका है एटीपी के हेल्प से, फिर एच एक प्रोटीन है, ये भी इसको कंटिन्यू करता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में देखना कौन आता है, डीएनए, डीएनए बी एंड सी, ठीक है। इसके अलावा डीएनए बी क्या है आपका, बेसिकली हेलिकेज है ना, ठीक है। तो अब ये तीनों बाइंड कर गया, डीएनए बी सी और ए भी आपका बाइंड कर चुका है। अब देखो जैसे डीएनए बी क्या है, हेलिकेज है, तो हेलिकेज क्या करता है, लास्ट वाला डायग्राम में देखो, यहाँ पर आपका थोड़ा सा जो है आपका रेप्लिकेशन जो है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओपन हो गया है, दिख रहा है यहाँ पर जहाँ मैं सर्कल बनाया हूँ। तो वो क्या है आपका डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पर रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो ये आपका रेप्लिकेशन बबल ओपन हो गया है। हाँ कर दिया, तो किया सर, अब एक का आया था। नेक्स्ट स्लाइड दिख रहा है? यस सर। हाँ, इसमें डीएनए फर्स्ट आप देख सकते हैं, सबसे पहले कौन बाइंड करता है, हेलिकेज बाइंड करता है, ठीक है, टू द लैगिंग स्ट्रैंड। और उसके बाद फिर ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन कहाँ मूव होता है, जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये आपका मूव होगा 5 to 3 डायरेक्शन, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर 5 to 3 डायरेक्शन पे आपका मूव होता है। तो इस डायग्राम में आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा क्या क्या बाइंड हुआ है। तो ये पूरा आपका है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या जिसको आप ओरिजिन बबल कह सकते हैं। और उसके बाद ये आपका हेलिकेज है,
ये यहाँ पर हेलिकेज बाइंड किया हुआ है और टोपो आइसोमेरेज दिख रहा है यहाँ पर। याद रखना बैक्टीरिया में या ई कोलाई में टोपो आइसोमेरेज को डीएनए गायरेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो एंजाइम ये याद रखना, डीएनए गायरेज मतलब टोपो आइसोमेरेज ही होता है। एग्जाम में आपका डीएनए गायरेज करके अगर लिखा रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो टोपो आइसोमेरेज ही है। बैक्टीरिया में उसको हम डीएनए गायरेज बोलते हैं। तो ये आपको देख सकते हैं आप, ये दोनों तरफ है। अभी क्या करता है, जो टेंशन क्रिएट होता है कॉइल में उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। ये सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन है। तो ये फाइनली आपका यहाँ पर पूरा रेप्लिकेट डीएनए बबल जो है वो पूरा फॉर्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका हेलिकेज भी लगा हुआ है ना, टोपोआइसोमेरेज भी लगा है और आपका स्ट्रैंड जो है वो ओपन हो गया है, ठीक है। तो ये इतना जो पार्ट है वो इनिशिएशन का है। इसके बाद बेसिकली आपका इलोंगेशन स्टार्ट होता है। स्लाइड चेंज हुआ। यस सर। हाँ, इसमें आपको प्रोटीन वाला टेबल स्लाइड। टेबल दिख रहा है। यस सर। हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें इस टेबल में आपका पूरा लिखा हुआ है कि कौन सा प्रोटीन जो है उसका क्या फंक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से एक क्वेश्चन आता है। तो बैक्टीरिया हमने देखा सबसे पहले 9 और 13 में कौन बाइंड करता है, डीएनए ए बाइंड करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। ये वाला आपका मॉलिकुलर वेट एंड नंबर ऑफ यूनिट्स अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपका जो इंपॉर्टेंट है वो फंक्शन है, ठीक है। तो डीएनए प्रोटीन का क्या फंक्शन है, रिकॉग्नाइज करता है ऑरिज सीक्वेंस को, ठीक है, एंड ओपन डुप्लेक्स एट द स्पेसिफिक साइट इन द ओरिजिन, है ना। तो बैक्टीरिया में जो ओरिजिन ऑफ सीक्वेंस है, ओरिजिन सीक्वेंस क्या है, 80 रिच रीजन, ठीक है, 9 एंड 13 उसको पहचानने वाला काम कौन करता है, डीएनए ए प्रोटीन करता है ना। उसके बाद डीएनए बी क्या है आपका, हेलिकेज है ना। डीएनए बी आपका क्या है, हेलिकेज है। ये डीएनए बी हेलिकेज, इसका क्या काम है, अनवाइंड डीएनए। अनवाइंड डीएनए मतलब डीएनए की जो कोयलिंग होती है उसको वो ब्रेक करके रिमूव करता है, उसको रिलैक्स करता है ना। कल हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद एक डीएनए सी है। डीएनए सी जो होता है वो बस एक एसोसिएट प्रोटीन है जो कि डीएनए बी के बाइंडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। हेलिकेज को डीएनए से बाइंडिंग करने के लिए उनको एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जिसको हमने डीएनए सी कह दिया, ठीक है। उसके बाद ये एच यू करके लिखा हुआ है। एच यू क्या, एक हिस्टोन लाइक प्रोटीन है, ठीक है। हिस्टोन लाइक प्रोटीन है जिसको एच यू से डिनोट करते हैं। ये भी आपका डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि स्टिमुलेट करता है इनिशिएशन को, ठीक है। डीएनए में रेप्लिकेशन का इनिशिएशन हो इसके लिए एक एच यू है, हिस्टोन लाइक प्रोटीन, वो भी आपका डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करके रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने में हेल्प करता है ना। अब नेक्स्ट आपका एंजाइम है प्राइमेस। कल हमने इसको डिस्कस किया था। प्राइमेस का क्या काम है, ये प्राइमर का फॉर्मेशन करता है, प्राइमर बनाता है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर आपका बैक्टीरिया में प्राइमेस को क्या नाम दिया गया, डीएनए जी, ठीक है। तो भाई आपको नाम याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में कौन से प्रोटीन को क्या कहा जाता है और यूकैरियोट्स में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में प्राइमेस को डीएनए जी बोलते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, ठीक है। याद रखना आरएनए प्राइमर है, ठीक है। प्राइमर जो होता है वो आरएनए मॉलिक्यूल होता है, डीएनए नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी। तो ये क्या करेगा, बाइंड करेगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से जब डीएनए ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका एक आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का अभी यहाँ पर नहीं आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा। ये क्या करता है, फैसिलिटेट्स डीएनए ए एक्टिविटी, ठीक है। ये डीएनए ए जो है, जो सबसे पहला आपका प्रोटीन है, उसकी फैसिलिटी को वो एक्टिवेट करता है। उसके बाद डीएनए गायरेज, मैंने आपको बताया डीएनए गायरेज को और क्या बोलते हैं, टोपो आइसोमेरेज 2 बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, रिलीफ करेगा टॉर्सनल स्ट्रेन जनरेटेड बाय डीएनए अनवाइंडिंग, ठीक है। जब अनवाइंडिंग होगा तो उसकी वजह से जो आपका टॉर्शन क्रिएट होगा उसको रिलीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक डैम मेथाइलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है डैम मेथाइलेज। ये क्या करेगा, मेथाइलेट करेगा 5' GAT सीक्वेंस। ये सीक्वेंस याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, सीक्वेंस एट ओरिसाइट, ठीक है। आप लोग को हमेशा एक कंफ्यूजन रहा होगा कि कोई भी प्रोटीन है वो कैसे पेरेंटल स्ट्रैंड को और न्यू स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करता है, समझ आ रहा है।
तो उसका जो रीज़न है वो यही है, डैम मेथाइलेज। ये क्या करता है, जैसे ही आपका स्ट्रैंड बनेगा, पेरेंटल स्ट्रैंड क्या होता है, उसको वो मेथाइलेट कर देता है, वहाँ पर एक मैथिल ग्रुप ऐड कर देता है ना। तो मैथिल ग्रुप ऐड करने के बाद क्या होगा, वो मैथिल ग्रुप ऐड हो जाएगा, उसके बाद आपका फिर वो रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये न्यू स्ट्रैंड है ना। तो उसका काम कौन करता है, डैम मेथाइलेज करता है। ठीक है, तो ये टेबल क्लियर हुआ। तो सर ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम 2 और 2 ही वर्क करेगा कि फर्स्ट भी नहीं, यहाँ पे? बेसिकली इसमें जो गायरेज है, जो अनकॉइलिंग वाला काम करता है, वो 2 है। ठीक है, एक 4 भी आएगा, उसको हम आगे टर्मिनेशन में पढ़ेंगे, लेकिन जो अनकॉइलिंग वाला काम करता है वो आपका 2 करता है। ठीक है, 1 2 3 4 भी होते हैं, अलग अलग 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन वो कोई कुछ कभी रिपेयर में आता है, कुछ यूकैरियोट्स में आएंगे, तो सब अलग अलग जगह पे है ना। लेकिन जी सर। लेकिन आपका जो बैक्टीरिया में जो टेंशन आपका रिलीफ करने वाला काम है, वो आपका टोपोआइसोमरेज 2 करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यस सर। नेक्स्ट स्लाइड में आपका इलोंगेशन है। तो इलोंगेशन में ऐसा कुछ वो नहीं है, इसको मैंने कल जो डिस्कस किया था वही है, इसको मैं डायग्राम से बताता हूँ। ये डायग्राम, ठीक है, कल ये डायग्राम मैंने आपको शेयर किया था। डायग्राम दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो देखो डायग्राम में आपका ये आपका हेलिकेज है। ठीक है, ये हेलिकेज बाइंड किया है यहाँ पर। अब इसके बाद ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है, SSB है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये आपका प्राइमोसोम है। ठीक है, जो क्या करेगा, प्राइमेज बनाएगा, जो कि RNA बनाएगा, है ना। अब यहाँ पर आपका, जहाँ पर हमने क्या किया था, जो कंटिन्यू बनेगा उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जो ब्रेक होके बनेगा डिसकंटिन्यू उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, इसका रीजन मैंने आपको वही डिस्कस किया था, क्योंकि RNA पॉलीमरेज जो होता है वो हमेशा क्या करता है, 5' to 3' ही सिंथेसाइज करता है। ये जो है आपका 5 to 3' सिंथेसाइज करेगा। आप ये देख सकते हो, ये 5 to 3' है। ठीक है, तो इधर भी जो होगा आपका, यहाँ पर जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो 3' पे है, तो इधर जो होगा वो 5' वाला होगा। ठीक है, तो ये जो 5' है, अब यहाँ पर क्या होगा, प्राइमर जो है वो, देखो याद रखना, रेप्लिकेशन फॉर्क जो है ना वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना। तो ये वाला जो है वो सबसे पहले बनेगा, नीचे वाला लैगिंग स्टैंड में जो है वो आपका जो नीचे की तरफ है वो सबसे पहले बनेगा। फिर जैसे जैसे आपका ये सबसे पहले बनेगा, उसके बाद फिर ये बनेगा, फिर यहाँ पर प्राइमर अटैच होगा, फिर जैसे ये रेप्लिकेशन फॉर्क आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पर प्राइमर अटैच होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है वो DNA पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पर उसको OH ग्रुप मिलते जाता है, तो वो यहाँ से सिंथेसाइज करते जाता है। ठीक है, और यहीं से फिर आपका ये O का जाके फ्रेगमेंट यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर फिर O का जाके फ्रेगमेंट बनेगा। ठीक है, और ये जो बीच में जो गैप बच जाता है आखिरी में, ये मैंने कल बताया, सो कौन सिंथेसाइज करेगा, फील करेगा DNA लाइगेज। ठीक है, ये जो DNA लाइगेज है वो आपका फील करेगा, और जो आपका RNA प्राइमर को हटाने का काम जो होता है, और वहाँ पर जो प्राइमर हटेगा उस गैप को फिल करने का जो काम होता है वो DNA पॉलीमरेज 1 करता है ना। क्लियर हुआ इतना? तो याद रखना, जो मेन एंजाइम है वो आपका DNA पॉलीमरेज 3 है, और जो सेकेंड मेन एंजाइम है वो आपका DNA पॉलीमरेज 1 है। ठीक है, और याद रखना यहाँ पर RNA प्राइमर सिंथेसाइज बाय द DNA प्राइमर्स। ठीक है, ओनली 3' ऑफ द स्ट्रैंड, याद रखना ये भी आपका केवल 3' एंड पे ही बनता है प्राइमर जनरली। ठीक है, और प्राइमर का काम क्या होता है, ये OH ग्रुप प्रोवाइड करवाता है, किसको, DNA पॉलीमरेज को OH ग्रुप प्रोवाइड करवाता है प्राइमर। ठीक है, ताकि वो एक्सटेंड कर सके। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? सर ये DNA पॉलीमरेज 1 वो फिल भी करा रहा है गैप को, सीलिंग का काम लाइगेज हो रहा है क्या, लाइगेज के हाँ, थ्रू? सील का काम जो है, जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो काम है ना, उसको ज्वाइन करने का जी काम सर। लाइगेज करेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। ठीक है, लेकिन जो यस। आपका न्यूक्लियोटाइड जो बन रहा है, RNA प्राइमर को रिमूव करने का काम, अब चूंकि RNA प्राइमर जब रिमूव हो जाएगा तो वो जगह खाली हो जाएगी ना, तो वहाँ पर जो DNA बनेगा उसको जो है वो DNA पॉलीमरेज 1 बनाता है। ठीक है,
तो और वो बेसिकली Yes, कहाँ sir. होता है, लैगिंग स्ट्रैंड में होता है ना। डीएनए पॉलीमरेज का जो मेन काम है वो लैगिंग स्ट्रैंड में होता है, क्योंकि वहीं होकर जाके फ्रेगमेंट बन रहा है, वहीं ज्यादा प्राइमर बार बार प्राइमर आ रहे हैं, ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड में तो एक बार प्राइमर बस आता है, उसके बाद वो कंटिन्यू बनाना शुरू कर देता है, इसलिए वहां पर आपका डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड में काम करता है, लीडिंग में उसको जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और Yes, sir. यूकैरियोट्स में इसी को जो है वो अलग अलग करते हैं, अल्फा और डेल्टा, तो उसको अपन आगे देखेंगे, ठीक है। ठीक है, ये डायग्राम मैंने बता दिया था। हाँ ये है, ये आपको दिख रहा है लैगिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पर आपका दिखाया गया है लाइगेज कैसे काम करता है, ठीक है। ये आपका डीएनए पॉलीमरेज 1 है। स्लाइड दिख रहा है आपको, कौन सा स्लाइड दिख रहा है, फिगर Yes, 20, sir. वही फिगर DNA polymerase वाला दिख रहा 25 है. 115 दिख रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसमें देखो कैसे रिएक्शन होता है उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये जो आरएनए प्राइमर है उसको रिमूव करने का काम, ये दिख रहा है, ये निक है, ये ग्रीन वाला हटेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो डीएनटीपी की हेल्प से क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज उसको सील करेगा, है ना। ये सील हो गया, ये वाला। अब ये जो गैप बच गया, ये वाला जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का गैप बच गया, उसको जोड़ने का काम जो है वो डीएनए लाइगेज करता है, ठीक है। तो लाइगेज क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वहाँ पर जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उसको वो बना देता है, फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, और पूरे जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यही मैकेनिज्म है कि कैसे आपका डीएनए जो है निक जो है वो लाइगेज के थ्रू सील होता है। तो लाइगेज बेसिकली क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है बनाने का काम करता है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है निक इज सील्ड बाय द डीएनए लाइगेज। निक या स्मॉल जो गैप होता है, ठीक है, उसको लाइगेज सील करता है, और उसको एक एटीपी या फिर एनएडी प्लस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हैं लैगिंग स्ट्रैंड आर रिमूव्ड बाय द 5 day 3 day एक्सो निकल रही है, याद रखना, अभी पढ़ाऊंगा मैं इसको आगे टेबल में। आरएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, रिमूव करता है, कैसे रिमूव करता है, अपने एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से, ठीक है। और रिप्लेस हो जाने के बाद फिर वो उसको वहां पर न्यूक्लियोटाइड डीएनए जोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। क्लियर हुआ नाउ Sir, आप, हाँ बताओ। वो NMP means nucleotide हाँ monophosphate है. हाँ, निक्लोटाइड है वो, हाँ निक्लोटाइड मोनो Uh, निक्लोटाइड है yes, वो। sir. और ए yes, sir. एन फॉर एक्चुअली वो कॉमन है सबके लिए, उसमें एटी एडेनिन थायमिन ग्वानिन सिटिन सब हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो ये Yes, sir. स्टैंडर्ड है लिखा Yes. हुआ है। और जैसे एएमपी मतलब हो गया आपका एडोनिन Adenine मोनोफॉस्फेट, monophosphate. टी हो गया तो थायमिन मोनोफॉस्फेट, सी तो वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए स्टैंडर्ड में उसने उन्होंने एनएम लिख दिया है, ठीक है। Yes, तो sir. उसमें तो ये लोग मतलब कैसे आएंगे सर, उसमें प्रेजेंट होंगे हाँ ये सब सेल्स में न्यूक्लियोप्लाज्म present में. होते हैं ना। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना तो सब आसपास सब प्रेजेंट आई एम होते हैं, सॉरी सेल में, ठीक हाँ. है। तो उनको जब जरूरत Yes, sir. होती है वो यूज कर लेते हैं, है ना, वैसे ही रहता है। अब डीएनए लाइगेज जो है वो आपका सेल में प्रेजेंट ही रहेगा, लेकिन जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तब वो अपनी एक्टिविटी करेगा, बाकी टाइम पे वो वहीं रहेगा, ठीक है। तो वो सब एंजाइम का वैसे ही फंक्शन है, जिस समय जिसकी जो जरूरत होती है कोई ना कोई सिग्नल आता है, उस सिग्नल के थ्रू वो एक्टिवेट होकर जो है वो अपना फंक्शन करते हैं, है ना। Yes, sir. नेक्स्ट आपका टर्मिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेशन ध्यान रखना, हर बार यहाँ में एक ना क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर प्रो कैरियोट्स के टर्मिनेशन से नहीं आएगा तो यू कैरियोट्स के टर्मिनेशन से आएगा, ठीक है। अभी जो मैं स्लाइड बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान से देखना, ये जो है याद रखना, ये प्रो कैरियोट्स का टर्मिनेशन है, ठीक है। ये किसका टर्मिनेशन है, प्रो कैरियोट्स का, अभी हम यू में एंटर नहीं किए हैं, ठीक है, ये आपका प्रो का है। तो आप देख सकते हैं टर्मिनेशन होता कैसे है, आपको मैंने बताया था ये क्या होता है, देखो दिख रहा है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। एक जा रहा है क्लॉकवाइज, क्योंकि बाय बाय डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ जाता है क्लॉकवाइज, और उसके बाद एक जा रहा है आपका काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, समझ आया। अब देखो इसको टर्मिनेशन, हम डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज को पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए होता क्या है, आपका जो डीएनए है बैक्टीरिया का,
मेरी आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया क्या? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। हाँ, वो कुछ टाइम लिमिट का आ गया था। पीपीटी दिख रहा है? हाँ, वो मैसेज आया था उसको अपग्रेड करने का। यस सर। अभी टाइम बचा है लेकिन। हाँ 10 मिनट। हाँ ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लॉकवाइज है, यहाँ पर 4 प्रोटीन है। इसको टी फॉर टर्मिनेशन है ना, टर मतलब टर्मिनेशन का डिनोट है वो। तो टर जी, टर एफ, टर बी एंड टर सी। ठीक है, ये किस साइड प्रेजेंट है? ये सब क्या होता है? ये सब सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये क्लॉकवाइज फॉर्क में प्रेजेंट है। जब क्लॉकवाइज आएगा तो मतलब जब ये ऐसे घूमेगा तो, ठीक है, ये ऐसे जाएगा तब। ये जो आपका है जी एफ बी सी, ठीक है, वो क्लॉकवाइज है। मतलब जब क्लॉकवाइज घूमेगा आपका डीएनए रेप्लिकेशन तो वो ये सीक्वेंस मिलेगा उसको। सेम वैसे ही आपका, मैं इसको और एडिट कर लेता हूँ। अब ये वैसे ही अगर काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? बी डी ए। ठीक है, यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहले आपका ऊपर में आपका बी डी देन ए। ठीक है, ये अब मेरे को ये बताओ कि ये कहाँ पर स्टॉप होगा? ये दिख रहा है सिंबल? ये आपका जो आपका डीएनए पॉलीमर इधर से मूव करेगा तो वो यहाँ तक जाएगा, और जो क्लॉकवाइज वाला जो है वो इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो स्टॉप होगा, और कोई भी आपका प्रोटीन जो है वो जितने भी आपके डीएनए वो पूरा रेप्लिकेट होगा। ठीक है, एक भी डीएनए का आपका पार्ट जो है वो छूटेगा नहीं, पूरा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, समझ आया? एक बार किसी को डाउट हो तो पूछो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। हाँ, तो ये जो आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो बाय डायरेक्शनल होगा। ठीक है, तो काउंटर क्लॉकवाइज भी मूव करेगा एंड क्लॉकवाइज भी मूव करेगा, है ना। तो जब हम काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे तो देखो हमको सीक्वेंस जो मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा। बी डी ए जो है वो किसको ब्लॉक करेगा? काउंटर क्लॉकवाइज जो आ रहा है वो। यहाँ पर देखो इधर ये ओपन है, दिख रहा है ये जो एरो है ना, इधर ओपन है, तो ये पूरा यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो ये इतना जो आपका डीएनए है ये पूरा आपका रेप्लिकेट होगा यहाँ तक, है ना। इसके लिए ये इधर आएगा। ठीक है, और वही अगर जब ये इधर से मूव करेगा तो ये जो आपका ये पूरा यहाँ तक आएगा, है ना। तो एक भी आपका डीएनए स्ट्रैंड जो है वो आपका बचता नहीं है, वो पूरा का पूरा आपका रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि उसका जो सीक्वेंस है ये सब आपका जो देख रहा हूं मैं आपका टर बी डी ए, ये जो है वो इधर से आके ब्लॉक करेगा, और आपका जी एफ बी सी जो है वो क्लॉकवाइज वाले को आके कंप्लीट करेगा। और ये इधर से बाइंड क्यों नहीं होगा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इधर ओपन नहीं है। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये जो है वो यहाँ पर आके बाइंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप देख सकते हैं इधर आपका ओपन, इसको डायग्राम में ऐसे शो किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई ओपन नहीं है, यहाँ पर आपका बाइंडिंग का कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, ये जो प्रोटीन प्रेजेंट है, ये सीक्वेंस है, इसका जो बाइंडिंग साइट वो इधर ओपन है। ठीक है, इसलिए ये इसको क्रॉस करते हुए निकल जाएगा और यहाँ पर जाके बाइंड करेगा। सेम वैसे जो क्लॉकवाइज जो आपका डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है वो कहाँ जाके ब्लॉक होगा? वो इधर जाके ब्लॉक होगा, ये वाले एरिया में। ठीक है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। तो ये क्योंकि इधर ओपन साइड है ना, तो समझ आया कौन कहां पर जाके ब्लॉक होगा? आप समझ आया? सर ये जो टीबीए है ये वाला ब्लॉक होगा बोल रहे हो आप, ये टर जी के पास जाके। BDA जो है और ना, वो आपका जो काउंटर क्लॉकवाइज आ रहा है ना पॉलीमरेज, उधर उसके लिए ब्लॉक होगा वो, है ना। यस और जो क्लॉकवाइज वाला जो आ रहा है ना वो आपका GFBC तक जाएगा। ठीक है, इसमें 2 टर भी है लेकिन वो अलग अलग सीक्वेंस है ना। तो आपको बस ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वर्ड को ध्यान दो, काउंटर क्लॉकवाइज फॉर्क ट्रैप। मतलब जो काउंटर क्लॉकवाइज आ रहा है वो कहाँ पर ट्रैप होंगे? ये BDA के पास ट्रैप होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और सेम वैसे क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा है? क्लॉकवाइज फॉर्क ट्रैप।
तो इधर से जो आ रहा है क्लॉकवाइज वो इधर जाके ट्रैप होंगे, मतलब स्टॉप होंगे। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसमें। अब क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो टर्मिनेशन में दो चार चीजें और जरूरत पड़ती है। एक आपका है टस प्रोटीन, ठीक है, इसका नाम है आपका टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंस। तो ये जो टस प्रोटीन है वो भी आपका टर्मिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और ये जितने भी सबको क्या बोलते हैं हम, टर सीक्वेंस बोलते हैं, है ना। टर सीक्वेंस आर पोजेड ऑन द क्रोमोसोम इन 2 क्लस्टर। दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रोमोसोम में 2 क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, अपोजिट ओरिएंटेशन। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट ओरिएंटेशन होते हैं, एक दूसरे के विपरीत ओरिएंटेशन रहता है। और दूसरा सबसे खास बात, रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए सेपरेटिंग लीव्स कंप्यूटर को। देखो जैसे आपको पता होगा ये, ठीक है, पहले क्या था, पहले सर्कुलर डीएनए था, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम, ये सर्कुलर था। अब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया तो दो कॉपी हो गई ना। ठीक है, एक आपका ओरिजिनल बन गया और एक उसका रेप्लिकेशन वाला हो गया। ठीक है, तो ये सेम उसी का स्ट्रक्चर है ये। तो ये सेपरेट कैसे होगा? ठीक है, याद रखना ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं सब विद इन 20 मिनट्स हो रहे हैं, है ना, क्योंकि आपके बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन या सेल डिवीजन जो होता है वो 20 मिनट्स में होता है। तो 20 मिनट्स में उसको सेल को डिवाइड भी करना है और बैक्टीरिया को अपना डीएनए को कॉपी भी करना है, रेप्लिकेट भी करना है ना। तो लास्ट में देखो ये आपका पेरेंटल था और ये आपका न्यू बना है, तो ये सेपरेट कैसे होंगे? ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटेनेंस बोलते हैं। ठीक है, कैटेनेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ये वर्ड याद रखना, कैटेनेटेड। इसमें क्या होता है, टोपोलॉजिकल इंटरलिंक्ड होता है, दोनों से सर्कल है। ठीक है, ये बिल्कुल जैसे मैंने बनाया है ऐसे करके ये आप एक दूसरे से ये इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, ये अभी सेपरेट नहीं हुआ है ना। तो अब सेल को डिवाइड होना, तो सेल को डिवाइड होने से पहले इस दोनों डीएनए स्ट्रैंड को अलग अलग होना पड़ेगा, तभी तो अलग अलग सेल में जाएंगे वो, है ना। तो ये कैसे होता है, तो आप ये स्ट्रक्चर से आपको क्लियर होगा। ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या है, कैटेनेटेड है। यहाँ पर देखो ये पूरा जुड़ा हुआ है, ये भी ये उसी का आपका हेलिक्स वाले फॉर्म में, ये हेलिक्स वाले फॉर्म में। ठीक है, अब ये दिख रहा है ये आपका कैटेनेटेड क्रोमोसोम मतलब कैटेनेटेड डीएनए। ठीक है, अब इसको ब्रेक करने का काम कौन करता है, यहाँ पर कौन सा एंजाइम आ रहा है, डीएनए टोपोआइसोमरेज 4। ठीक है, तो सबका अलग अलग फंक्शन है। वहां पर कौन आया था, टोपोआइसोमरेज 2 आया था टेंशन रिमूव करने के लिए, और यहाँ पर जो कैटेनेटेड स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करने के लिए कौन आता है, टोपोआइसोमरेज 4 आता है। ठीक है, अब जैसे ही टोपोआइसोमरेज आएगा क्या करेगा, यहाँ से आपका ब्रेक कर देगा, ये जो ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद क्या होगा, आपका जो दोनों डीएनए है वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सेपरेट हो गया, उसके बाद फिर ये आपका डीएनए स्ट्रैंड अलग बन गया, तो ये जाएगा दूसरे सेल में जो नया सेल बना है, और ये आपका जो आपका पेरेंटल सेल है उसमें रह जाएगा। ठीक है, समझ आए? तो लास्ट में जो आपका कैटेनेटेड स्ट्रक्चर है, जो आपका इंटरलिंक्ड स्ट्रक्चर होता है, वो आपका कौन किसके थ्रू रिमूव होगा, वो डीएनए टोपोआइसोमरेज 4 के थ्रू रिमूव होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? किसी कोई डाउट है टर्मिनेशन में? यस सर, टोपोआइसोमरेज 4 का फंक्शन एक बार और बताइए ना। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, जो दो डीएनए इंटरलिंक्ड है उसको वो ब्रेक करता है। ठीक है, वो वहां पर क्या आपका जनरली आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ही वो ब्रेक करता है जिससे वो अटैच रहता है। उसको ब्रेक करने के बाद जो है वो दोनों डीएनए स्ट्रैंड आपका जो है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, उसका मैं बाद में आपको बायोकेमिकल्स और रिएक्शन भी बता दूंगा कि टोपोआइसोमरेज 4 जो है कैसे दो डीएनए स्ट्रैंड को जो है वो अलग करता है। तो वो बिल्कुल ये जैसे इंटरलिंक्ड रहता है, उसी को वो ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद दोनों स्ट्रैंड जो है वो रिमूव हो जाते हैं। फ्री हो जाने के बाद फिर आपका डीएनए क्या होगा, आपका रेप्लिकेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सेल डिवीजन जो है वो हो जाएगा। और सेल डिवीजन के बाद जो है दोनों जो है नए सेल्स में जो है वो आपका डीएनए आ जाएगा, और पुराने सेल्स में जो डीएनए था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको टर्मिनेशन में बस यही याद रखना है कि कौन से एरिया पे कौन सा है, काउंटर क्लॉकवाइज सीक्वेंस क्या है,